नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। बच्चों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम वन और वन्य प्राणी, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण तथा वन और वन्य जीवों का ह्रास इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। वन और वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इनसे अर्थात इन वन और वन्य प्राणियों से अटूट संबंध है। वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों और झाड़ियों के द्वारा आच्छादित होते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उन्हें प्राकृतिक वन कहा जाता है तथा जो वन मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वे मानव निर्मित वन कहलाते हैं। इन्हें वानिकी भी कहा जाता है। वन जैव विविधताओं का आवास होता है। बच्चों, सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित होता रहा है। वन एवं वन्य प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। यह इस जीवमंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। भारत में वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ के लोग आरंभ से ही वन प्रिय रहे हैं, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों तथा लोक कथाओं में भी देखने को मिलता है। किंतु वर्तमान समय में विकास की दौड़ में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया। हम वन और वन्य प्राणियों के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और तेजी से इन संसाधनों का विलोपन करते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार जानते हैं। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। इसके अलावा रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि विश्व में प्रथम है। बच्चों, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो कि 1963 में घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया। लेकिन 2005 तक फिर इसमें सुधार आया और यह 3.95 अरब हेक्टेयर हो गया। इसी तरह भारत के उपग्रह ली स्थिति की 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में रखा जा सकता है। पहला है अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। अगला है सघन वन। ये वन 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले हुए हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश
सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ पर वनों का घनत्व 62.99% है। अगले वन है खुले वन। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.2% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। अगला है झाड़ियां एवं अन्य वन। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए इन क्षेत्रों को भी इसी वर्ग में रखा जाता है। इसके अंतर्गत 2.45 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। अगले वनों के रूप में मैंग्रोव वन प्रसिद्ध है। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5% क्षेत्र अर्थात 4,500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है। इसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र ही मैंग्रोव वन है। प्रशासकीय दृष्टि से भी वनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वनों की। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इनमें न तो लकड़ियां काटी जा सकती हैं और न ही कोई पशुचारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अगला है रक्षित वन। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा भी की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 29% रक्षित वन है। अगला है अवर्गीकृत वन। से सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो कि सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, इन्हें अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार इसके लिए शुल्क भी लेती है। कुल वन क्षेत्र का लगभग 17% अवर्गीकृत वन है। बच्चों, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। मात्र 6,764.14 हेक्टेयर भूमि में ही वन क्षेत्र बच गया है। इसके अलावा बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया। कुछ जिलों में वनों की स्थिति थोड़ा बेहतर है, तो कहीं पर सिर्फ झाड़ झुरमुट ही बच गए हैं। आइए बात करते हैं वन और वन्य जीवों के ह्रास के बारे में। बच्चों, वन संपदाओं का ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों और सड़क मार्गों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा। लेकिन आजादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ।
भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित या फिर झूम खेती होने से वनों का ह्रास हुआ। इसके अलावा बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार की परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं, जिससे वनों के विनाश का क्रम जारी है। वनों और वन्य जीवों के विनाश में पशुचारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ईंधन और अन्य चीजों की आवश्यकता ने जंगलों का विनाश किया है। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा, वैसे वैसे वन और जीवों का आवाज भी कम होता गया। इसके अलावा भोजन सुरक्षा और आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार भी वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। आज की स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने के कगार पर है। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वन और वन्य प्राणी, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण और वन तथा वन्य जीवों का ह्रास इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम वन्य जीवों पर मानवीय प्रभाव, पौधे और प्राणियों की जातियां, वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र तथा समुदाय और वन संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।